नमस्कार। सभी लोग जानते हैं कि मेरा नाम मनोज टिब्रेवाल आकाश है और मैं मूल रूप से उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिला मुख्यालय का निवासी हूँ। आप सभी के बीच का हूँ, भाई हूँ, बड़ा भाई हूँ, साथी हूँ, दोस्त हूँ। मैं पहली बार अपने जीवन में कोई प्रेस वार्ता कर रहा हूँ। मैं कभी नहीं चाहता था कि ऐसा कोई मौका आए जिसमें मुझे स्वयं प्रेस वार्ता करनी पड़े, क्योंकि मैं अब तक हमेशा एक पत्रकार के रूप में प्रेस वार्ता को कवर करता रहा हूं। मैं पहले कुछ चीजें हैं जिसको मैं पढ़ के सिलसिलेवार बता दे रहा हूं, फिर आपके जो सवाल जवाब होंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिब्रेवाल आकाश की पत्रकार वार्ता। गैर कानूनी ध्वस्तीकरण के आरोपी IAS, IPS, PCS, PPS, नेशनल हाईवे, PWD के इंजीनियरों, नगर पालिका के EO, पुलिस इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, LIU इंस्पेक्टरों तथा महाकालेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिकों, ठेकेदारों सहित 26 लोगों के खिलाफ आजीवन कारावास की धाराओं में दर्ज हुई FIR के संबंध में यह मैं प्रेस वार्ता कर रहा हूं, जो कल रात में महाराजगंज कोतवाली थाने में दर्ज की गई है। हम सभी 21वीं शताब्दी में इसमें जी रहे हैं। क्या हम कभी सपने में इस बात को सोच सकते हैं कि हम और आप अपने घर के अंदर बैठे हों और अचानक हमारे और आपके घर के अंदर पुलिस वाले बिना परमिशन, बिना वारंट के घुस जाएं और घर के सभी महिला पुरुष सदस्यों को जबरदस्ती बाहर खींचकर निकाल दें? बिना वारंट पुलिस घुसती है। 13 सितंबर 2019 को महाराजगंज स्थित मेरे पैतृक घर में पुलिस के सदस्य मेरे छोटे भाई की गर्भवती पत्नी गैस चूल्हे पर दूध उबाल रही थी। उनको दूध उबलते हुए गैस चूल्हे को बंद करने का मौका दिए बिना जबरन साड़ियों के साथ पकड़ के खींचा गया और यहां तक कि मंदिर और कैश बॉक्स को 1 मिनट का निकालने का वक्त नहीं दिया गया। बिना लिखित नोटिस के घर व दुकान के समस्त सामानों सहित, दवाइयों सहित, घर के फर्नीचर, फ्रिज, टीवी, बेड, सभी सामानों सहित बुलडोजरों से पलक झपकते ही आपके जीवन भर की मेहनत की कमाई गिरा दी जाती है, और वह भी यह बोलकर कि जिलाधिकारी का आदेश है आपके मकान को गिराना है। और 1 मिनट का वक्त नहीं, मंदिर और कैश बॉक्स निकाले जाएं, इतना वक्त आप नहीं देंगे। मानवता को शर्मसार करने वाला तथा देश के संविधान व लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वाला यह बर्बर हादसा, अमानवीय जुर्म और अत्याचार और गैर संवैधानिक कृत्य मेरे व मेरे परिवार के साथ 13 सितंबर 2019 को दोपहर 2 बजे महाराजगंज जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी अमरनाथ उपाध्याय ने अपने साथी पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के साथ मिलकर किया। इस जुल्म व अत्याचार को लेकर मेरे द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट को लिखे गए 4 पन्ने के शिकायती पत्र का स्वतः संज्ञान देश की सर्वोच्च अदालत माननीय सुप्रीम कोर्ट ने लिया और मेरे शिकायती पत्र को ही रीट में बदल दिया और फिर शुरू हुई मामले की व्यापक सुनवाई। इस मामले में लंबी अदालती लड़ाई के बाद दिनांक 6 नवंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पैतृक मकान को गैर विधिक तरीके से गिराने के लिए अफसरों को पूर्ण रूप से दोषी पाया और कहा कि
मनोज टिबड़ेवाल आकाश का मकान पूरी तरह से जायज था। इसके बाद गैर कानूनी तरीके से पैतृक मकान को ध्वस्त कर दिया गया था, जो पूरी तरह असंवैधानिक कृत्य है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बेहद सख्त आदेश देते हुए इस मामले में राज्य सरकार पर 25 लाख रुपए का दंडात्मक जुर्माना लगाया और इस 25 लाख रुपए को तत्काल याचिकाकर्ता यानी मुझे मनोज टिबड़ेवाल आकाश को देने का आदेश दिया। इसके साथ ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मेरे पैतृक मकान व दुकानों के ध्वस्तीकरण का मुआवजा अलग से देने का आदेश दिया। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि गैर विधिक ध्वस्तीकरण के समस्त दोषियों के खिलाफ मेरी तहरीर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और उत्तर प्रदेश के डीजीपी यानी कि पुलिस महानिदेशक तत्काल एफआईआर पंजीकृत करें तथा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस केस की विवेचना का आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किसी जिला पुलिस को नहीं दिया बल्कि यूपी सीबीसीआईडी से कराने का आदेश दिया है। यहां मैं सबसे महत्वपूर्ण बात उल्लेखित करना चाहता हूं, यदि उत्तर प्रदेश की सीबीसीआईडी ने निष्पक्ष न्याय नहीं किया तो यह केस मैं सीबीआई तक लेकर जाऊंगा और इस केस में जैसे इतिहास बने हैं अलग अलग, उसी तरह से इस मकान को गिराए जाने के ध्वस्तीकरण के मामले की जांच यूपी सीबीसीआईडी के बाद सीबीसीआईडी से मैं कराने का पूरा प्रयास करूंगा। 30 दिसंबर की रात यानी कल रात में महाराजगंज कोतवाली थाने में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अपर मुख्य सचिव गृह और पुलिस महानिदेशक ने मुकदमा अपराध संख्या 629/2024 629/2024 धारा 147, 166, 167, 323, 504, 506, 427, 452, 342, 336, 355, 420, 467, 468, 471 और 120B के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत कराई है। इन धाराओं में आजीवन कारावास की सजा का प्राविधान है। इस एफआईआर में तत्कालीन आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, पीपीएस, नेशनल हाईवे, पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों, नगर पालिका के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, पुलिस इंस्पेक्टरों, सब इंस्पेक्टरों, इसके अलावा एलआईयू महाराजगंज के 2 इंस्पेक्टरों तथा महाकालेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के मालिकों के खिलाफ एफआईआर पंजीकृत करने का नामजद जो आदेश दिया था वो जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है उनके पद नाम के साथ कुल 26 लोग हैं, जिनमें तत्कालीन जिलाधिकारी और 2010 बैच के आईएएस अफसर अमरनाथ उपाध्याय, तत्कालीन अपर जिलाधिकारी कुंज बिहारी अग्रवाल, तत्कालीन कार्य अधीक्षक SOW अविनीई राजमार्ग लोक निर्माण विभाग गोरखपुर मणिकांत अग्रवाल, अशोक कन्नौजिया अधीक्षण अभियंता राष्ट्रीय मार्ग वृत्त लोक निर्माण लखनऊ, नेशनल हाईवे के आरओ दिग्विजय मिश्रा, नगर पालिका महाराजगंज के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजेश जायसवाल, नेशनल हाईवे के स्थानिक अभियंता आरके सिंह, नेशनल हाईवे के स्थानिक अभियंता देवानंद यादव, महाराजगंज के तत्कालीन अपर पुलिस अधीक्षक आशुतोष शुक्ला, महाराजगंज के तत्कालीन एलआईयू इंस्पेक्टर राजन श्रीवास्तव, वर्तमान में महाराजगंज में कार्यरत एलआईयू इंस्पेक्टर संतोष सिंह, तत्कालीन शहर कोतवाल सर्वेश कुमार सिंह, तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर निर्भय कुमार सिंह, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर एसके सिंह रघुवंशी, तत्कालीन नगर चौकी इंचार्ज नीरज राय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर अविनाश त्रिपाठी, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर जयशंकर मिश्र, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर रणविजय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर कंचन राय, तत्कालीन सब इंस्पेक्टर मनीषा सिंह और महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर, मालिक, ठेकेदार
अनुज सिंह और सुनील द्विवेदी। इसके अलावा महाकालेश्वर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट मैनेजर HN पाल, उनके कर्मचारी संतोष, टीम लीडर यानी कि अथॉरिटी इंजीनियर SK वर्मा, अधिकृत अभियंता राकेश कुमार, ये 26 लोग नामजद हैं और इनके अलावा कई अन्य अज्ञात हैं जो दौरान विवेचना जिनका नाम प्रकाश में आएगा वो भी आरोपी बनेंगे और उनको सजा मिलेगी। मैं दोहराना चाहता हूं यहां पर, उत्तर प्रदेश CBCID से जांच का आदेश दिया गया है, लेकिन एक पीड़ित के तौर पर यदि यूपी CBCID उत्तर प्रदेश के किसी भी IAS IPS के दबाव में आकर गलत विवेचना करती है तो मैं पुनः माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास जाऊंगा और इसकी विवेचना CBI को ट्रांसफर करवाऊंगा ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। यहां पे मैं एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने इस FIR के अलावा कहा है कि समस्त दोषी अफसरों के खिलाफ कठोरतम विभागीय दंडात्मक कार्रवाई उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव 1 महीने के अंदर करें तथा 4 महीने के अंदर समस्त जांच पूरी कर अवगत कराएं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक आदेश में देश भर के समस्त मुख्य सचिवों को अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से आदेश भेजा है कि अब देश में किसी भी नागरिक का दुकान और मकान, कोई भी संपत्ति बिना पूरी प्रक्रिया अपनाए नहीं गिराई जा सकती। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी नागरिक के लिए अंतिम सुरक्षा उसका घर ही होता है। बिना 15 दिन की लिखित नोटिस दिए नोटिस को मकान पर चस्पा कराए, वीडियोग्राफी कराए, मकान के अभिलेखी दस्तावेजों का सत्यापन कराए तथा इसके बाद सुनवाई का पूर्ण अवसर देने के बाद ही पूरे देश में किसी के मकान को गिराए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है। और यदि इसमें किसी भी अफसर ने कोई भी त्रुटि की तो संपत्ति ध्वस्तीकरण के जिम्मेदार अधिकारियों के जेब से इसकी क्षतिपूर्ति और मुआवजा वसूला जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कानून के मुताबिक, देश में कानून का राज है और कानून के मुताबिक इन सभी दोषियों को कठोर से कठोर सजा मिले। मैं इस जीत के लिए महाराजगंज जिले से लेकर नई दिल्ली तक अपने पत्रकार मित्रों का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। अगर महाराजगंज जिले से नई दिल्ली तक पत्रकार साथियों ने, मेरे शुभचिंतकों ने, मेरे मित्रों ने, माननीय राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने और माननीय सुप्रीम, वे बेहद ताकतवर लोग हैं और वर्तमान में सिटिंग IAS IPS हैं। ब्यूरोक्रेसी से लड़ना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन मैं अपने पत्रकार साथियों, अपने शुभचिंतक मित्रों की वजह से मैं इस लक्ष्य तक यहां पर पिछले 5 साल में पहुंच पाया हूं। मेरा यह मानना है कि यह लड़ाई मेरी केवल अकेले की नहीं थी। शहर भर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। मैंने कोई बताने को तैयार नहीं कि क्या आंकड़ा है। मजबूर होकर मैंने भारत की संसद में यह सवाल उठवाया कि आखिरकार महाराजगंज में क्या तोड़फोड़ हुई है, कितने लोगों की हुई है NH 730 के निर्माण पर, क्या इसका कोई आंकड़ा है। तब जाकर सरकार का जवाब आता है और 10 फरवरी 2020 को भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अपना जवाब दिया, जिसमें बताया कि 165 लोगों ने स्वयं हटाया तथा 7 लोगों को पहचान कर हटाया गया और यह कहा गया कि किसी की निजी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है, किसी की निजी संपत्ति को नहीं तोड़ा जा रहा है। यह सरासर झूठ बोला गया। महाराजगंज में हजारों लोगों का मकान तोड़ दिया गया। अभी मेरे पास
6 नवंबर के इस आदेश के बाद देश भर से कई हजार फोन कॉल आए, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, हरियाणा से और अपने पूर्वांचल से उत्तर प्रदेश के। मैं उदाहरण स्वरूप एक नाम लेना चाहता हूं। फरेंदा से कैंपियरगंज की तरफ जाने पर कैंपियरगंज में जायसवाल जी हैं, संभवतः रणवीर जायसवाल या रणधीर जायसवाल है, उनका जेके टायर का कोई शोरूम था। वो मेरे पास आए महाराजगंज मुझसे मिलने इस आदेश के बाद और रोने लगे मेरे सामने और कहे कि श्रीमान जी, मेरा 55 फीट सड़क पर चौड़ा और 60 फीट गहरा मकान इसी सितंबर 2024 में अधिकारियों ने अंधेर गर्दी करते हुए बिना अधिग्रहण, बिना मुआवजे के गिरा दिया। अब ऐसे लोगों को न्याय मिलेगा। अब महाराजगंज के कॉलेज रोड पर जो तोड़फोड़ होनी है, कोई तोड़फोड़ 1 इंच की जिला प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं कर सकेगा। मैं अपने रहते हुए महाराजगंज से खूंटीबारी तक 1 इंच भी किसी का अतिक्रमण के नाम पर झूठ बोलकर कि अतिक्रमण है नहीं तोड़ने दूंगा। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की जमीन यदि लेनी है तो अभिलेखी सत्यापन करके उसका मुआवजा दिया जाएगा, अधिग्रहण किया जाएगा, फिर ही तोड़ सकते हैं। आगे मैं कहना चाहता हूं कि यह लड़ाई, जैसा मैंने बोला, कि केवल मेरी अकेले की नहीं थी। शहर भर में बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई। लोगों को डरा धमकाकर सैकड़ों की संख्या में पुलिस फोर्स लगाकर, पीएसी तथा रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात कर सड़क के समस्त रास्तों पर बैरिकेडिंग करके दहशत का माहौल बनाया गया ताकि 182 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर कमीशनखोरी की जा सके। शहर के हजारों लोगों को डरा धमकाकर खुद मकान तोड़ने पर मजबूर कर दिया गया और किसी को भी 1 रुपए का मुआवजा नहीं दिया गया। आखिर क्यों? मैंने अपना मकान प्रशासन से आतंकित होकर नहीं तोड़ा तो जबरन बुलडोजरों से ध्वस्त करा दिया गया। जिन सैकड़ों लोगों के मकान आतंकित कर स्वयं तोड़ने पर मजबूर किया गया, उनमें से कई लोगों की मौत सदमे व हार्ट अटैक की वजह से हो गई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? ये बड़ा सवाल है। शहर के मुख्य कस्बे के बाजार को समाप्त कर दिया गया। क्यों? सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाविकास योजना में स्वीकृत जनपद मुख्यालय के बाईपास को बनाने की बजाय शहर के बीचों बीच से हाईवे क्यों निकाला गया? इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस है, सड़क निर्माण एवं परिवहन मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था इंडियन रोड कांग्रेस की गाइडलाइंस है कि किसी भी कस्बे के बीच से हाईवे नहीं निकाला जा सकता। फिर भी किसने और क्यों एक बड़ा षड्यंत्र सिर्फ कमीशन खोरी के लिए रचा और शहर के बीचों बीच से हाईवे निकाल दिया गया जबरदस्ती। इसकी न सिर्फ व्यापक जांच होगी बल्कि इस भ्रष्टाचार और अनियमितता के दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होगी, क्योंकि शहर के बीचों बीच हाईवे निकालने से आए दिन निर्दोष नागरिकों को भारी वाहनों के नीचे दबकर मौत की नींद सोना पड़ रहा है। हमारे सभी पत्रकार मित्र नगर और शहर से हाईवे निकालने का यह अपने आप में देश में एक अनोखा उदाहरण है। कहीं ऐसा नहीं हुआ। मैं इंडियन रोड कांग्रेस की रिपोर्ट आपके सामने रखना चाहता हूं, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि यहां कोई भी सड़क हाईवे बीच से नहीं निकाला जा सकता। इसके अलावा ऐसे हादसे के जिम्मेदार लोगों को कठोर से कठोर सजा दिलाई जाएगी। यह लड़ाई महाराजगंज जिले के 30 लाख स्वाभिमानी लोगों की लड़ाई थी, जिनके आशियाने पर चंद लोगों ने बुलडोजर चलाने का काम किया या फिर आने वाले दिनों में करते। मुझे भगवान ने इस लड़ाई को लड़ने का माध्यम बनाया। मैं सोचता था, कभी कभी मुझे नींद नहीं आती थी इस हादसे के बाद, कि क्या मेरे दादा ने जो 1960 में जमीन खरीदी वह चोरी की थी, बेईमानी की थी? जो दाग मेरे ऊपर तत्कालीन जिला प्रशासन ने लगाया था उसे धोने की चुनौती थी। आज राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम
स्वयं बस्ती के कमिश्नर उत्तर प्रदेश सरकार के 1998 बैच के आईएएस अनिल कुमार सागर जी की इस रिपोर्ट, एनएचआरसी की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने साबित किया कि मनोज टिब्रेवाल का मकान जायज था, गैर कानूनी तरीके से गिराया गया था। तो शायद उस वक्त मुझे बहुत तकलीफ हुई। मेरे मित्र विश्व दीपक जी बैठे हुए हैं, मैं इनके पास, हमारी मुलाकात हुई, मैं इनसे आंखों में आंख डालकर बात नहीं कर पा रहा था। मैंने कहा दीपक भाई, मैं यह नहीं सोच पाता कि मेरा ही मकान क्यों गिराया गया। आखिर मैं सबकी मदद करता हूं, किसी का दिल दुखाने की भरसक कोशिश करता हूं कि न दुखाऊं, फिर भी भगवान मेरी परीक्षा क्यों लेते हैं। उस बात का जवाब मुझे 5 साल तक नहीं मिल पाया। लेकिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और माननीय चीफ जस्टिस महोदय की 3 सदस्यीय खंडपीठ ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की अंतिम सुरक्षा उसका घर होता है, वह पल नई दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 1 में चीफ जस्टिस की कोर्ट में वह वाक्य माननीय चीफ जस्टिस महोदय का मेरे रोंगटे खड़े कर दिया, मेरे रोम रोम को हिला दिया। कि आज मुझे इस बात का जवाब मिल गया कि देश के 140 करोड़ लोगों में से किसी का भी घर अब अवैध तरीके से अधिकारी मनमाने बन करके नहीं गिरा पाएंगे। शायद इसी लड़ाई को भगवान ने लड़ने के लिए मुझे माध्यम बनाया था। मैं लंबी लड़ाई 5.25 साल तक लड़ा और देश में अब किसी का मकान इस तरह नहीं गिराया जा सकता। यह मैं भगवान को धन्यवाद देता हूं। उस वक्त मुझे बहुत पीड़ा हुई। जिस दिन मेरा मकान गिरा उस दिन बरसात होनी शुरू हो गई। घर में हम लोग खुले आकाश के नीचे सोए। लेकिन 5.25 साल के बाद इस बात का संतोष है कि आप सभी पत्रकार मित्रों की वजह से मैं इस लड़ाई को लड़ पाया और दिल्ली के जो मेरे पत्रकार मित्र हैं, और एक ऐसा कानून बना जो रिपोर्टेबल है। लॉ के स्टूडेंट्स को वो कानून पढ़ाया जाएगा कि बुलडोजर की कार्रवाई में कब कार्रवाई होगी और कब कार्रवाई नहीं होगी। तो भगवान ने मुझे इस लड़ाई को लड़ने का माध्यम बनाया। मैंने इस लड़ाई को लड़ा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश के 140 करोड़ लोगों को न्याय मिलेगा और भविष्य में कोई भी अफसर इस तरह की गुंडागर्दी और अराजकता करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। महाराजगंज जिले में आने वाले दिनों में दहशत फैलाकर कॉलेज रोड पर जो लाल और पीला निशान लगाया जाता है, महाराजगंज से टूटीबारी तक तोड़-फोड़ की जो योजना चल रही है, इसके खिलाफ भी मैं महाराजगंज जिले की जनता के लिए लड़ूंगा और एक भी इंच बिना मुआवजे, बिना अधिग्रहण के किसी प्रशासनिक अफसर को जमीन, किसी का मकान अपने भाई बंधु का तोड़ने नहीं दूंगा। विकास की दिखावटी आड़ में विध्वंस का काम नहीं चलने दूंगा। इस आदेश ने साबित किया है कि देश के संविधान में न्याय की जड़ें बेहद गहरी हैं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर साबित किया। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब किसी का कोई सवाल हो तो मैं जवाब दूंगा। हाँ, मुआवजा जो है अंतिम चरण में है और मेरी बात कल मुझे उत्तर प्रदेश के अफसरों का फोन आया था। मैं कंटेम्प्ट दाखिल कर रहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 30 दिन के अंदर अनुपालन करने के लिए कहा और जैसे ही मेरा मेल पहुंचा कि मैं अब कंटेम्प्ट की कार्रवाई करूंगा, मेरी एफआईआर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 50 दिन बाद ही सही दर्ज हुई। मुआवजे की कार्रवाई कंप्लीट हो गई है और मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, अपने शुभचिंतकों का, मित्रों का, पत्रकारों का बहुत आभारी हूं कि जिनकी लड़ाई की वजह से मैं यहां पर पहुंचा। और एक बार पुनः स्पष्ट करता हूं आप सभी के माध्यम से कि यह लड़ाई आसान नहीं थी। इतना दहशत फैलाया गया कि मेरे साथ मेरे समाज के लोग खड़ा होना चाहते थे, लेकिन वह प्रशासनिक आतंक व भय के बाद की वजह से 13 सितंबर 2019 के बाद से मेरे पास आने से डरने लगे कि अगर मैं मनोज टिब्रेवाल के पास चला जाऊंगा, इनके परिवार से मिलने चला जाऊंगा तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी। सोचे किस माहौल से मैं गुजरा होऊंगा। मेरी माँ गुजरी होगी, मेरे पिता गुजरे होंगे, मेरा छोटा भाई, और मेरे छोटे भाई की पत्नी गर्भवती थी। 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। हम लोग गांव के लोग हैं, लोग सोचते हैं कि कैसी लड़की आ गई, आते ही घर गिर गया।
किन किन मानसिक वेदना और यात्रा को मैंने झेला है और झेल करके यह लड़ाई लड़ी है। मैं आंखों में आंसू आ जाते थे जब मेरे छोटे भाई की पत्नी 6 महीने हुई शादी हुई और ऊपर से पानी गिर रहा है और सारे सामान भीग रहे हैं और उसको पानी निकालती थी। वह दृश्य देखकर बहुत पीड़ा होती है, लेकिन संतोष इस बात का है कि अब देश में अराजकता नहीं चलेगी, अराजक तौर पर बुलडोजर नहीं चलेगा। देश में कानून का राज है। कोई तानाशाह अधिकारी यह आदेश नहीं दे सकता कि जाओ किसी के घर में घुस जाओ बिना परमिशन, बिना वारंट और खींचते हुए बाहर ले आओ और मकान तोड़ दो। आज देखिए इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश की देन है कि महाराजगंज मुख्य चौराहे पर जिन लोगों के मकान ध्वस्त किए गए, खुद तोड़े गए, तोड़वाने को मजबूर किया गया, वे लोग स्वयं का मकान बना रहे हैं। इसके वजह सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो देश की कोर्ट में, न्यायपालिका में हमारी आस्था है। और मनोज जी के सवाल पे स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सीबीसीआईडी के अफसर यह जान लें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुई है और इस एफआईआर की निष्पक्ष विवेचना होनी तय है। यदि किसी ने भी अपने साथी आईएएस, आईपीएस या पुलिस इंस्पेक्टरों को या किसी भ्रष्ट इंजीनियर को या ठेकेदार सड़क निर्माता कंपनी के मालिकों को बचाने का अवैध तौर पर दुस्साहस किया, तो मैं आप सभी के सामने कह रहा हूं कि यह प्रकरण सीबीआई की जांच तक ले जाने का काम करूंगा और सभी दोषियों को कानून के मुताबिक कठोरतम दंड दिलवाऊंगा।